नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस की संख्या में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। आज सारी दुनिया में कैंसर से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, ये सभी जानते हैं, लेकिन कई बार ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। कैंसर होता क्या है, ये कितने तरीके का होता है और हमारी बॉडी पे किस तरीके से इफेक्ट करता है, इसके प्रिकॉशंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, माइक्रोवास्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डॉक्टर गुरप्रीत कौर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैम, सबसे पहले कैंसर मतलब क्या? आप सबको नमस्ते। हम इस सेगमेंट को शुरू करें उससे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी विवेक सूरी जी का, रजनीश जी आपका और हिमालयन मेल का फॉर एक्चुअली टेकिंग अप दिस इनिशिएटिव। इतना थॉटफुल होना कि सोसाइटी में कैंसर जैसी बीमारी के बारे में बात करने की अपॉर्चुनिटी देना हर किसी के थॉट प्रोसेस में नहीं आता है। आपके माध्यम से इफ वी रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियंस, अगर हम उन तक कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंचा सके, इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार रहेगी। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जैसे लोग जो बहुत सारे लोगों तक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस सोसाइटी में पहुंचाते हैं, वो इतना थॉटफुल बने कि हम कैंसर जैसे टॉपिक को अपनी रोज़मर्रा की कॉन्वर्जेशंस में ला सकें, इसके बारे में और बात कर सकें। आज से 3 साल पहले अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद मैं HCG कैंसर सेंटर अहमदाबाद से जब वापस आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं यहाँ आके एक ऐसे ग्रुप ऑफ प्रैक्टिशनर्स को मिल सकी जो शहर में रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आके शहर में कुछ सुविधाएं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे अपने लोगों के लिए। तो डॉक्टर पारस खन्ना जो अदरवाइज एम्स से हैं, वो ऑलरेडी मेरे सीनियर हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैंने उनकी टीम को आके ज्वाइन किया। डॉक्टर राजीव सैनी हु इज़ अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, तो सर जो हमारे MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ही इज़ द ओनली सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हु इज़ एन MCH इन द इंटायर UT ऑफ JNK। डॉक्टर राजीव सैनी, डॉक्टर राजपाल, हम सब ने मिलके एक ग्रुप प्रैक्टिस स्टार्ट किया और आशना करके अपनी एक ऑन्कोलॉजी फर्म बनाई। आशना का लिटरल मीनिंग होता है कंपेनियन, यानी आपकी इन योर जर्नी अगेंस्ट कैंसर हम आपके साथ ही हैं जब तक आप ठीक नहीं होते हैं। हमारी ग्रुप प्रैक्टिस का एक तरीका है, वी होल्ड रेगुलर ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स जहाँ पे हम चारों बैठ के अलॉन्ग विद डॉक्टर जमील, जो हमारे पेशेंट्स टर्मिनल केसेस हैं, पेलिएटिव केयर पे हैं, सपोर्टिव केयर पे हैं। डॉक्टर जमील ऑल्सो वर्क्स एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड अ पेलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट, पेन एंड पेलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट। तो हम सब लोग मिलके जॉइंटली केसेस डिस्कस करके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे शहर के लोगों को हम बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑफर कर सकें। तो एज आशना आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम लोग साथ में मिलके बेहतर काम कर पा रहे हैं, शहर के लोगों की मदद कर पा रहे हैं। बट आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने से हमारा एक तो हिम्मत और बढ़ती है एंड वी कैन रीच आउट टू मोर पीपल, सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए नहीं, उनको ये समझाना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर की ट्रीटमेंट जब तक हम अपनी OPD ऑफिसेज और हॉस्पिटल्स में करते रहेंगे, हम ये बैटल हारेंगे। कैंसर से जीता तभी जाएगा जब आप एक लेडी होने के नाते आपके पास वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हर एक लेडी के पास होनी चाहिए, ताकि आप वो इंफॉर्मेशन अपनी बच्ची, अपनी छोटी बहन, अपनी मदर, अपनी मदर इन लॉ, 2 परिवारों तक वो जानकारी पहुंचा सके। बट अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास ही नहीं है तो आपके परिवार में 2 तरफ ऐसी लेडीज हैं जिनके पास वो जानकारी नहीं पहुंचेगी। तो आपसे बात करने से मैं और स्पेसिफिकली औरतों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें ताकि हम कैंसर की लड़ाई को जीतने के बारे में डिस्कशन कर सकें। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कैंसर है क्या, बेसिकली अगर मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में एक डॉक्टर के तरीके से ना समझा के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं इसको, आप इमेजिन करें कि एक ऑफिस या एक कॉलेज या एक स्कूल में एक क्लास है। जब तक उस क्लास के बच्चे या उस ऑफिस के वर्कर्स एक डिसिप्लिन तरीके से, यानी एक तरीके की यूनिफॉर्म पहन के
टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं, उनका आने का टाइम फिक्स्ड है, जाने का टाइम फिक्स्ड है, क्लास में एक तरीके से बैठ के सब पढ़ाई सुननी है, टीचर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, अगर वो क्लास एक डिसिप्लिन वे से चल रही है तो सक्सेसफुल है। द होल पॉइंट ऑफ कमिंग टुगेदर सक्सेसफुल हो जाता है कि बच्चों ने कुछ सीखा भी, टीचर कुछ समझा भी पाई। अब आप इमेजिन करिए कि उस क्लास में एक बच्चा है जो सडनली डिसाइड करता है कि मैं तो आज के इस पूरे स्केड्यूल को डिसरप्ट करने वाला हूँ, मैं ना तो खुद पढ़ाई करूंगा ना किसी और को पढ़ने दूंगा। अब आप इमेजिन करिए वो बच्चा यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा है और टीचर की कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं सुन रहा है और रकस क्रिएट कर रहा है क्लास में, तो क्या हम सक्सेसफुली उस क्लास को पढ़ा पाएंगे? एब्सोल्युटली नहीं। आप इमेजिन कर सकते हैं। सिमिलरली शरीर का एक ऐसा सेल जिसने डिसाइड कर लिया है कि अब ना तो मैं शरीर के सिग्नल्स की बात मानूंगा, ना अपना काम ठीक से करूंगा और ना बाकी अपने आस पड़ोस के सेल्स को काम करने दूंगा। हम सब बेसिक पढ़ाई में पढ़ते हैं कि हमारा बॉडी इज मेड ऑफ स्मॉल स्मॉल सेल्स। उनमें से एक सेल को आप इमेजिन कर ले जो अब अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, वो अपनी खुराक भी ठीक से नहीं ले रहा है, साथ वाले को भी ठीक से खुराक नहीं ले रहा है, कई बार साथ वाले की खुराक भी छीन के ले रहा है और उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं हाफिजली अपना काम करूंगा। ऐसे सेल्स का ग्रुप जो एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर दे, जो साथ वाले सेल्स का भी न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दे और कई बार बड़ा हो इख्तियार ले ले और एक ट्यूमर बन जाए और उसके बाद अपने जगह से छूट के शरीर के किसी और जगह में जाके डिसरप्ट करने लग जाए एक्टिविटीज, ये एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन या एबनॉर्मल ग्रोथ कैंसर में तब्दील हो जाती है। इसकी कई वजह हो सकती हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उस सेल को कोई प्रॉब्लम है, किसी वजह से इंजरी हो रही है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से इंजरी हो रही है, बट एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है, बेरोक टोक ग्रो कर रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, बॉडी में कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर रहा है, वो तब्दील होता है इनटू कैंसर। तो आई होप इन मेरी अटेम्प्ट ये है कि मैं कैंसर की डेफिनेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर सकूं ताकि सब लोग समझ जाए कि ये कैंसर एग्जैक्टली है क्या। अब कोई इन्फेक्शन जो ठीक नहीं हो रही है वो भी एक वजह बन सकती है कि कैंसर में तब्दील हो गया वो सेल। इन्फेक्ट होने के बाद वो किसी की रोक टोक नहीं है, सुन नहीं रहा है, एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है और आगे पीछे के टिश्यूज को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। सिमिलरली कोई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या सेल्फ कंजम्पशन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का है, चाहे वो तंबाकू हो जाए, चाहे वो सिगरेट हो जाए, कई और छोटी छोटी वजह जैसे मोटापा, कई बार हम अपने शरीर, हमारे लाइफस्टाइल, हमारा एक चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, हमारा डाइटरी इनटेक प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से सेल्स को एक स्टिमुलस मिला और उसने बेरोक टोक काम करना शुरू कर दिया। तो शरीर में किसी भी ऑर्गन में कोई भी ऐसा सेल जो तब्दील हो जाए, जो अब ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है, उसमें कैंसर बनने के चांसेस रहते हैं। जो एक लैंग्वेज में हम बोलें कि इम्बैलेंस जो होता है उसी को बिल्कुल इम्बैलेंस, एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन। जी मैम। जैसे बीमारियां और भी हैं, जैसे अब ये माना जाता है कि 24% जो है हार्ट अटैक से लोगों की जान जाती है, कैंसर से हालांकि 12% लोगों की जान जाती है, बट इसे खतरनाक बीमारी क्यों बोलते हैं? अगर हम कॉमन वर्ड्स में जो लोग बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो हम सबको पूछना चाहिए। हम रूटीनली अपने ओपीडी ऑफिसेज में पेशेंट से मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आर डायबिटिक, बहुत सारे पेशेंट्स हाइपरटेंसिव हैं, बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, डायबिटीज के लिए रोज दवाई खाते हैं, बट और उनको ये भी पता है कि अब दवाई ये जो है हमें जिंदगी भर खानी है। हमें पता है कि हमें अपनी डायबिटीज की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, हमने अपने बीपी की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, खाने पीने में क्या परहेज करनी है जिसकी वजह से ये कंट्रोल में रहे, रेगुलरली अपना चेकअप कराना है और दवाई रेगुलरली रूटीनली लाइफ लॉन्ग खानी है। ठीक है। कैंसर भी बाकी बीमारियों की तरह एक ऐसी ही बीमारी है। कैंसर के डर ने कैंसर को उसके आकार से बड़ा रूप दे दिया है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोग, हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली कैंसर को एक स्टिग्मा की तरह देखती है कि अगर किसी को कैंसर हो गया, एक हम तो उनसे दूर ही रहेंगे, क्या पता ये बीमारी हमें ना हो जाए। मैं आप लोगों के थ्रू टुडे आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी, मैं चाहूंगी सब लोग क्लियरली ये बात समझे कि कैंसर इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। आपके घर परिवार में, पड़ोस में अगर किसी को कैंसर है, उस पेशेंट को आपकी ज्यादा जरूरत है, आपकी
हमदर्दी के अलावा आपके सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। आपका उनके साथ वक्त गुजारना उनके लिए आधे से ज्यादा ट्रीटमेंट का काम करता है। तो ये जो डर है कि किसी को कैंसर है और हमें भी कैंसर हो जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है। सेकेंडली, जिस तरीके से बाकी बीमारियों का इलाज है उसी तरीके से कैंसर का भी इलाज है, उसी तरीके से कैंसर भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। बट जरूरी क्या है? जानकारी। कैंसर की स्टेजेस होती हैं जिसके बारे में अगर मैम अलाउ करेंगे हम आगे बात करेंगे। अर्ली स्टेजेस पे अगर कैंसर की ट्रीटमेंट की जाए तो वो कंप्लीटली क्योरेबल है। हमारा लॉस ऑफ लाइफ बहुत सारी डिजीजेस की वजह से होता है। सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो गया, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जो रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। कैंसर भी बाकी बीमारियों की तरह एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर टाइम पे नहीं देखा गया, अगर उसको बेरोक टोक बढ़ने दिया गया, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो इवेंचुअली जाके वो एक ऐसा रूप ले लेती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। फिर हम उस स्टेज में पहुंचते हैं जहां पे हम चाह के भी शायद ट्रीटमेंट ना कर पाए या पेशेंट की मदद ना कर सके या मदद करें तो कंप्लीट क्योर के इंटेंशन से नहीं कर पाए, पेलिएटिव केयर के हिसाब से कर सके। बट इनिशियल स्टेजेस में जब बीमारी की शुरुआत है, अगर आप उन साइंस को समझेंगे, उन सिम्टम्स को समझेंगे और टाइम पे अपने डॉक्टर के पास आएंगे, तो मैं आपको इतने सारे पेशेंट्स की एग्जाम्पल दे सकती हूँ। फॉर दैट मैटर आप पेशेंट से ज्यादा सेलिब्रिटीज के बारे में सुनते हैं, चाहे वो युवराज सिंह हो जाए, चाहे बहुत सारे फेमस एक्टर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे इंग्लैंड की कोई रॉयल फैमिली के मेंबर्स हो। एवरीबडी हुज अंडरगॉन कैंसर, जिनका टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, वो बहुत अच्छे से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे, देव बीन कम्प्लीटली क्योर्ड। वो अपने रूटीन फॉलोअप्स पे आते हैं, अपना ध्यान रखते हैं। और इनमें से कई सेलिब्रिटीज ने तो अपनी वॉरियर स्टोरीज और अपनी सर्वाइवल स्टोरीज को लेके बुक्स छापी हैं ताकि कॉमन मासेस में एक कैंसर का डर खत्म हो। आप उनकी बुक्स पढ़ के एक इंस्पिरेशन लें कि ऊपर वाला ना करे, बट अगर हमारे घर परिवार में किसी को ये बीमारी होती है तो टाइम पे ट्रीटमेंट कराने से हम उसको कंप्लीटली हरा सकते हैं। वी कैन गो ऑन टू अ जर्नी ऑफ बिकमिंग अ कैंसर वॉरियर, अपनी ट्रीटमेंट पूरी तरीके से ठीक कराकर। सो ये डर तभी जाएगा जब ऑनेस्टली मैम आप जैसे लोग हमारे इस एफर्ट को ज्वाइन करेंगे, सो दैट मोर पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। हम दुनिया भर की डिस्कशंस करते हैं घरों में, क्यों ना हर फैमिली बैठ के हेल्थ की डिस्कशन करें। दैट इज व्हाई आई सेड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने फोर्स किया है लोगों को कि एटलीस्ट शाम को या हफ्ते में एक दिन तो हम चर्चा करें कि आप डिड यू गेट योर रूटीन इन्वेस्टिगेशंस डन, आपकी रूटीन स्क्रीनिंग्स हो रही हैं, घर की जो औरतें हैं उनको सेल्फ स्क्रीनिंग के बारे में पता है क्या, घर के बुजुर्गों के ये टेस्ट एनुअली हो रहे हैं। जब तक हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जब तक हम कैंसर के बारे में बैठ के बात नहीं करेंगे, तब तक हम कैंसर से डरते रहेंगे, तब तक हम उसके नाम से डरेंगे। एक आई डोंट नो इसको कैसे मैं और सिंप्लीफाई करके समझाऊं, बट दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसकी जानकारी आपके पास नहीं है, आप जिंदगी भर उससे डरते रहेंगे। अगर आप उसको समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, डरने की बात नहीं है, लेट मी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। अगर मैं इसको बेहतर समझूंगा तो मैं समझूं कि अगर ये प्रॉब्लम आती भी है इसको कैसे फेस करना है, उसके चैलेंजेस को समझेंगे और वी कैन थिंक ऑफ सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट्स। इट्स जस्ट लाइक कि जो क्वेश्चन है हमारे पास अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। हम प्रॉपर मेथड अगर हम अप्लाई करें तो हम उससे सॉल्व कर लेंगे। एग्जैक्टली लाइक इसी तरीके से ये कैंसर का है। मैम अभी आपने बात की स्टेजिंग के बारे में, जिससे आपने कहा कि मैं अभी ये जानना चाहूंगी स्टेजिंग क्या होती है, क्या इसका प्रोसेस के बारे में और दर्शकों को पूरी जानकारी। सो इन सिंपलर वर्ड्स, कैंसर को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कैंसर डिफरेंट ऑर्गन्स का हो सकता है। कैंसर हेड एंड नेक रीजन से स्टार्ट होके एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स यानी हमारी फूड पाइप, हमारी विंड पाइप, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लंग्स, ब्रेस्ट, सर्विक्स, स्टमक कैंसर्स, कोलोन कैंसर्स, डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट कैंसर्स हैं और हर ऑर्गन की अलग अलग स्टेजिंग है। बट मोटा 4 भाग में कैंसर को डिवाइड किया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। जिस ऑर्गन में कैंसर की शुरुआत होती है, एकदम अर्ली स्टेजेस जहाँ पे साइज छोटा है, सिर्फ उसी ऑर्गन का एक पार्ट इन्वॉल्व है, उसको हम कैंसर का स्टेज 1 बोलते हैं। अगर टाइमली उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसके सिम्टम्स को इग्नोर किया गया,
कैंसर हैज अ टेंडेंसी टू प्रोग्रेस, यानी कैंसर आगे फैलता है, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन की तरह। अगर आपके शरीर में एक जगह इन्फेक्शन है और आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं या कंटिन्यूसली कहीं पे घाव बना है और बार बार उसको इंजरी हो रही है, तो आप समझेंगे ना कि वो घाव हील नहीं होगा, वो रादर आगे बढ़ेगा। कैंसर भी उसी तरीके से अगर टाइमली ट्रीट नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा। जब कैंसर आगे बढ़ता है तो वो ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक्स के थ्रू कुछ लिम्फ नोड्स में स्प्रेड होना शुरू होता है। अगर वो स्प्रेड हो रहा है नियर बाय लिम्फ नोड्स में तो वो स्टेज 2 हो जाता है। अगर वो उसके बाद पहले स्टेप के लिम्फ नोड से अगले स्टेप के लिम्फ नोड्स में जाता है तो वो स्टेज 3 हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर तब भी ट्रीटमेंट नहीं कराई जाए, जो अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट इन माय ब्रीफ एक्सपीरियंस इन दिस सिटी 80 to 90% हमारा एडवांस स्टेज मैलिग्नेंसी है। तो जब मैं और मेरे कलीग्स जो हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं और सर बैठ के अगर ये डिस्कशन भी करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा मैक्सिमम पेशेंट एडवांस स्टेज है, स्टेज 4 है, समझ में ये आता है कि नेग्लिजेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग कैंसर को अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर में दूसरी बीमारी करके एड्रेस करते हैं, कैंसर का नाम भी नहीं लेते हैं। अगर हमारी प्रॉब्लम उस लेवल पे है तो आप सोचिए हमें कहाँ जाके एड्रेस करना है उसको। हमने ये इनिशिएटिव लिया कि अपने ऑफिसेज में बैठ के कैंसर की लड़ाई तो हम नहीं जीत सकते हैं, वील हैव टू स्टेप आउट, एंड दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड कि हमको स्कूल्स, कॉलेजेस, रिस्पेक्टेबल पीपल लाइक यू, वील हैव टू स्टार्ट मीटिंग देम एंड स्टार्ट रिक्वेस्टिंग देम टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस। हमने जाके इनिशिएटिव्स लिए कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने के दूर दराज एरियाज में, ताकि कुछ बदलाव तो आए। अगर लोगों को प्रॉब्लम है उनको समझ तो आए कि ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसके लिए मुझे अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना है। तो स्टेज 4 कैंसर वो है जहां पे बीमारी जिस ऑर्गन से शुरू हुई थी वहां से छूट के ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक्स के थ्रू शरीर के किसी और ऑर्गन में पहुंच गई है। जैसे अगर मुंह के कैंसर की बीमारी है बट वो छूट के लंग में पहुंच गई है या किसी हड्डी में पहुंच गई है तो उसको डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोलते हैं, वो हो जाती है हमारी स्टेज 4। और स्टेज 4 को ए बी में कैटेगराइज करते हैं, वो थोड़ी एकेडमिक टर्म्स हैं, बट मोटा मोटा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1, स्टेज 2 डायग्नोसिस में प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, यानी आप पेशेंट्स को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। सिमिलरली स्टेज 3 में प्रोग्नोसिस थोड़ा चेंज हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बहुत सारे कैंसर्स में सर्जरी नहीं रह पाती है। हम फिर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी देते हैं ताकि हम उसकी स्टेजिंग को छोटा कर सके और फिर पेशेंट को ऑपरेशन की तरफ ले सके। और अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट्स जो टाइम पे नहीं आते हैं ट्रीटमेंट, या जब उनको समझाया जाता है कि ट्रीटमेंट कराना जरूरी है और फिर भी नेग्लिजेंस या डर की वजह से वो टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली वैसे केसेस हो जाते हैं जो एकदम टर्मिनल स्टेजेस पे चले जाते हैं, जिनको चाह के भी हम क्योरेटिव इंटेंट के साथ ट्रीट नहीं कर पाते। और मैक्स अब प्रॉब्लम क्या है मैम, स्टेज 1, स्टेज 2 और कंप्लीट क्योर के जो पेशेंट्स हैं ना, दे डोंट स्टेप आउट इन द सोसाइटी। मैं बहुत प्राउडली ये बात करती हूँ कि मेरे टीम के और एटलीस्ट मेरे पेशेंट्स को जब ये रिक्वेस्ट की जाए कि सर या मैम आप लोग आज ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक है आपके घर परिवार में, प्लीज ज्वाइन आवर इनिशिएटिव, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था और आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि और लोगों को हिम्मत मिलेगी जब वो देखेंगे कि अच्छा ये कैंसर वॉरियर है। मैम 10 में से 5-6 पेशेंट्स आज की डेट में दे अग्री, पॉजिटिव काउंसलिंग और रीअश्योरेंस के बाद वो बोलते हैं हाँ जी हम सामने आएंगे, आप हमारी स्टोरी लोगों तक पहुंचाएं। बट अभी भी वो 4-5 पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं नहीं हमारा ट्रीटमेंट हो गया, हम नहीं बताना चाहते हैं किसी को कि हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था। उसकी वजह क्या है मैम? क्योंकि वो अपने घर परिवार में ही कॉन्फिडेंस नहीं रखते ये शेयर करने का कि मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था। उनको जजमेंट का डर है। उनके घर परिवार में ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे अरे इनका तो कैंसर का ट्रीटमेंट था, हमें इनसे दूर रहना है, बच्चों को इनसे दूर रखना है। वी हैड रियली एजुकेटेड पीपल इतने रीजनेबली हाई पोस्ट पे जो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं अपने बच्चों को इनसे मिलने दूं, इनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था। उस टाइम पे दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है कि वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आपकी तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा है, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करें हम। लोगों का डर कि वो ये खुल के नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हुआ है कैंसर का, वो एक वजह है कि कैंसर की बीमारी की जानकारी तभी सोसाइटी में जाती है जब अनफॉर्चुनेटली somebody passes away, जिनका जो नहीं रहे अब, क्योंकि उनका डिजीज का स्टेजिंग टर्मिनल था। तो कैंसर का नैरेटिव कैसा सेट हो जाता है कि ये तो इस बीमारी से तो कोई बच नहीं सकता है, जिसको हुई वो उनका तो एक तो बहुत सारा पैसा लग गया ट्रीटमेंट पे और अनफॉर्चुनेटली वो घर पर ही वो खत्म भी हो गया इंसान। नॉट ट्रू मैम। मैं मान सकती हूँ कि आज से कुछ साल पहले शायद जम्मू में हर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होगा, लोगों को बाहर जाना पड़ता था,
बट मैम जो ट्रीटमेंट्स 4 times द रेट कॉस्ट जम्मू के बाहर हो रही थी, आज की डेट में हम उसको पहले तो आयुष्मान में कर पा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली कुछ वक्त से आयुष्मान में बहुत एक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट मैम वही सेम ट्रीटमेंट्स ऑफ द सेम क्वालिटी एंड fortunately we've been able to help so many patients, extensive surgeries, supra major procedures, surgical procedures हम बहुत सक्सेसफुली कर पाए हैं at very minimal rates. जो लोग स्पेंड कर रहे थे, जो हम स्टोरी सुनते हैं, लोगों का घर बिक गया, जमीन बिक गई कैंसर का ट्रीटमेंट करते करते, मैम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अफोर्डेबल रेट्स पे हम वही सेम सर्जरीज, हम वही एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स यहाँ पे कर पा रहे हैं. कीमोथेरेपीज हम आयुष्मान में दे पा रहे हैं अभी भी रेगुलरली. इतनी एक्सपेंसिव ड्रग्स पेशेंट्स ले पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो ड्रग्स नहीं भी ले पा रहे हैं उनको भी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम लोग किसी तरीके से मैनेज करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि कैंसर पेशेंट्स, ये जो नैरेटिव सोसाइटी में सेट हो गया है कि कैंसर है तो अभी बच नहीं सकते हैं, या फिर इतना इतना फाइनेंशियली ड्रेनिंग इशू है कि पेशेंट्स ट्रीटमेंट ही नहीं करा सकते. एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. मैं चाहूंगी थ्रू यू, इफ पीपल वांट टू रीच आउट टू अस, हम वी कैन गिव यू कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ सो मेनी पेशेंट्स हु अंडरगॉन ट्रीटमेंट सक्सेसफुली. वो लोग अपना इलाज भी करा चुके हैं, अपने घर परिवार अपनी जॉब्स पे वापस चले गए हैं, और आई हैव बीन थैंकफुल टू दीज पेशेंट्स. जब भी हमारे ऑफिस में एक नया पेशेंट आता है, एंग्शियस होता है, घर परिवार डरा हुआ होता है, बिना किसी झिझक के मैं अपने पुराने पेशेंट्स को कॉल करके अगर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको ये पेशेंट का कॉल आएगा, विल यू स्टेप अप एंड हेल्प दिस पेशेंट एंड देयर फैमिली. आपका उनको गाइड करने से उनकी हिम्मत बढ़ेगी. एंड आई हैव बीन थैंकफुल मैम, हमारे पेशेंट्स हैव ऑलवेज कम इन आवर सपोर्ट. जब वो एक पेशेंट से बात करते हैं कि भाई मैंने ये ट्रीटमेंट कराया, मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपनी जॉब रिज्यूम करिए, तो पेशेंट को हिम्मत मिलती है और वो सक्सेसफुली अपना ट्रीटमेंट कराते हैं. जरूरत है बात करनी. बेसिकली जो लैक है वो है अवेयरनेस. मेन चीज जो है यहाँ पे अवेयरनेस है. इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और मिथ्स. कुछ मिथ्स है मैम, जैसे बायोप्सी नहीं करानी है क्योंकि कैंसर फैल जाता है. एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. कैंसर छुआछात की बीमारी है. एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, ला इलाज है. बिल्कुल नहीं, कैंसर का बिल्कुल इलाज है, और कैंसर एक कंप्लीटली क्योरेबल बीमारी है. बस ये है कि स्टेज जो है हम अर्ली स्टेजेस पे ही हम, और रेगुलर हमारा चेकअप जो है हमें करवाना, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है. अदरवाइज कैंसर कोई इतना ज्यादा बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है. मैम एक और सवाल है हमारे पास कि ट्यूमर और कार्सिनोमा, ये दो टर्म्स हैं जो हमने सुनी है. एज ए लेमैन मुझे इसके बारे में डिटेल में जानना है. अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैम, जब भी हमारे शरीर में कोई स्वेलिंग होती है, कोई भी स्वेलिंग, चाहे वो कोई बाल तोड़ बोलते हैं जिसको, कोई गठान बन जाए, एक सिंपल सी इन्फेक्शन हो जाए, या एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हड्डी बढ़ जाए, या कोई भी ऐसी ग्रोथ हो जाए, कई बार हम देखते हैं जो धीरे धीरे खुद सेटल हो जाती है, वक्त लेके धीरे धीरे उसका साइज रिग्रेस हो गया, या कुछ इलाज किया और सक्सेसफुली ट्रीट हो गया. तो सेल्स का एक साथ जुड़ना और एक नॉर्मल शेप की जगह एक एबनॉर्मल शेप ले लेना, उसको ट्यूमर कहा जाता है. ठीक है. पर जब उन सेल्स में तब्दीली आना शुरू हो जाए, एक जेनेटिक लेवल पे, डीएनए के लेवल पे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो खुराक अपने साथ वाले की भी ले रहा है, एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई बन जाना, और बेरोक टोक से बढ़ते ही जाना. सेल सिग्नलिंग एक मैकेनिज्म होता है जिससे हर सेल को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि उसको शरीर में ये काम करना है, उसको ना फॉलो करना, उसका ब्रेक डाउन होना. ऐसी कुछ चीजों की तब्दीली शरीर पे, एक मेटाबॉलिक लेवल पे आना, एक डीएनए लेवल पे आना, तब एक बॉडी का एक पार्ट कार्सिनोमा में तब्दील होना शुरू हो जाता है. तो हर ट्यूमर कार्सिनोमा नहीं है, ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए. कई ट्यूमर्स बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं. ट्यूमर्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बिनाइन, मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट यानी कैंसर. बिनाइन ट्यूमर बढ़ने वाला नहीं है, आगे चल के फैलेगा नहीं, वो जहां है वहीं पे बना है, उसका इलाज वहीं पे हो सकता है. बट मैलिग्नेंट ट्यूमर, अगर उसका इलाज टाइम पे नहीं होगा तो वो धीरे धीरे स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 पे जाता रहेगा. मैम हेरिडिटी एक काज है कैंसर का कि नहीं? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा वेरिएंट्स ऑफ कैंसर. हर कैंसर का हेरिडिटरी कॉज नहीं होता है. अगर हम ये मान के चलेंगे कि हमारे घर परिवार में किसी को कैंसर हुआ था और अब डेफिनेटली आगे वाले ऑफस्प्रिंग को कैंसर होगा, एब्सोल्युटली नहीं.
कुछ वेरिएंट्स हैं कैंसर के, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर में एक वेरिएंट है जिसपे हम अगर किसी की मदर को है तो हम उनके बच्चों की जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं, ताकि अगर वो वेरिएंट या कुछ मार्कर्स हैं अगर उसमें पॉजिटिव है जिस लेडी को हुआ था, तो हम केयरफुल रहेंगे कि आपके बच्ची का ये जेनेटिक काउंसलिंग होना चाहिए, ताकि अगर ये मार्कर उसमें भी पॉजिटिव आता है तो वो है एट रिस्क ऑफ कैंसर। बट मेजॉरिटी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जो कैंसर्स होते हैं जिनकी वजह मोटा मोटा 3 है मैम। अगर इसको कैसे समझाया जाए, अगर दुनिया में कल सुबह टोबैको और अल्कोहल, टोबैको यानी चबान चूइंग टोबैको, खाने वाला टोबैको, पान मसाला और ये सब के फॉर्म में, और स्मोकलेस टोबैको जिसको बोला जाता है जो पान गुटखा है, और स्मोकिंग का टोबैको सिगरेट्स के फॉर्म में, ई सिगरेट्स हो गए, सिगार्स हो गए, सिगरेट्स हो गए, बीड़ी हो गए, इन ऑल इट्स फॉर्म्स। अगर टोबैको को और अल्कोहल को कल सुबह दुनिया से इरेडिकेट कर दिया जाए तो 80 to 90% ऑफ द कैंसर्स खत्म हो जाएंगे। और जब मैं टोबैको की बात करती हूँ मैम, सिर्फ कंजम्पशन ऑफ टोबैको नहीं, जो तंबाकू ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स या अल्कोहल पी रहा है, टोबैको कंज्यूमर्स जो आपके सामने सिगरेट पी रहे हैं वो अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, बट आप जो इनहेल कर रहे हैं जिसको पैसिव स्मोकिंग किया जाता है बोला जाता है, और मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप और मैं इस रूम से उठ के चले जाएं और किसी ने यहाँ सिगरेट पिया हो तो हम वापस आएंगे, हमें पता चलेगा ना इस रूम में सिगरेट पिया था किसी ने। वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ ऑल द डस्ट दैट सेटल्स डाउन ऑन द कर्टन्स, वॉल्स, टेबल्स, चेयर्स। इसको बोलते हैं टर्शरी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग। तो जो पी रहा है वो अपना नुकसान तो कर ही रहा है, बट घर परिवार में जिन जो एक्सपोज हो रहे हैं पैसिव स्मोकिंग से, सेकेंडरी स्मोकिंग और टर्शरी स्मोकिंग के फॉर्म में, वो लोग भी इक्वली एट रिस्क है। रादर जो सिगरेट पी रहा है उसकी सिगरेट में तो फिर भी फिल्टर है, ही स्टिल प्रोटेक्टेड, बट जो सामने बैठा है जो अनफिल्टर्ड स्मोक ले रहा है वो ज्यादा एट रिस्क है। तो सोसाइटी में ये मैसेज समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक राइट है, जो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमारे कम्युनिटी में बहुत कॉमन नहीं है। आप बहुत खुल के लोगों को नहीं बोल सकते हैं कि भाई साहब प्लीज यहाँ स्मोक मत करिए, रादर आपको कई बार आंसर मिलेगा कि आपको प्रॉब्लम है, आप उठ के चले जाइए। चाहे वो लोकल ट्रांसपोर्ट है, ऑफिसेज है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट आप यू हैव द राइट टू आस्क दैट पर्सन टू लीव द प्रेमिसेस व्हेन दे आर स्मोकिंग, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को भी, आप अपने को तो कर ही रहे हैं बट आप मेरी हेल्थ को भी नुकसान कर रहे हैं। सिमिलरली घर में जो बुजुर्ग हैं, घर में जो औरतें हैं, फॉर नो रीजन वो लोग एट एक्सपोजर हैं। तो पहला तो अपने घर परिवार में लोगों को प्लीज काउंसल करें दैट दे शुड क्विट। क्विटिंग एन एडिक्शन इज नॉट इजी, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन के अलावा घर वालों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। बट जब तक उनकी वो क्विटिंग की जर्नी कंप्लीट नहीं होती है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज उनको अलाउ मत करें आपके घर के प्रेमिसेस में स्मोक करने के लिए, बिकॉज दैट इज हार्मिंग योर चिल्ड्रेन, यू एंड योर एल्डर्स इन योर होम्स। तो मैम ये 2 वजह है मोटा मोटा कैंसर की। हेरिडिटरी एक बहुत छोटा कॉज है जिसको जब जरूरत होती है आई एम श्योर आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट ये वहम पालना कि मेरे घर में किसी को था तो डेफिनेटली मुझे हो जाएगा, वो एंजाइटी रखने की जरूरत नहीं है। अल्कोहल सेकंड जो मैंने आपको बताया, ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको एक बहुत ही डेंजरस, इंक्रीजेस योर रिस्क मेनी फोल्ड। और तीसरा एक बहुत कॉमन कॉज मैम जो शायद बहुत लोगों की नॉलेज में नहीं है, वो है ओबेसिटी। हमारा हेल्थ लाइफस्टाइल चेंजेस जिसकी वजह से आजकल ओबेसिटी एक बहुत कॉमन रीजन बन गया है हर बीमारी का। उसमें से एक बहुत मेजर रीजन है औरतों में होने वाले कुछ कैंसर्स का, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर्स हो। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा वजह है औरतों में होने वाले इन कैंसर्स का। तो मैम हम लोग अपने ऑफिस में ट्राई करते हैं टू टीच यंग गर्ल्स की साइकिलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सरसाइजेस की इम्पोर्टेंस क्या है, जो धीरे धीरे एक तो लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज की वजह से बंद ही हो रही है, और समहाउ फीमेल्स आर नॉट डूइंग द काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज दैट दे शुड डू। तो ओबेसिटी की वजह से अनफॉर्चुनेटली इतने अब फीमेल्स तो हमारी कम्युनिटी में अल्कोहल नहीं लेती हैं ओपनली, या फिर टोबैको या स्मोकिंग तो नहीं करते हैं मेजॉरिटी, बट ओबेसिटी एक वजह है जिस जो कम्प्लीटली अवॉइडेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो अ
हेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने में परहेज, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस, ताकि आप अपने वेट को मेंटेन कर सकें, आप अपना बीएमआर मेंटेन कर सकें और हम एक मेजर रिस्क फैक्टर को अवॉइड कर सकते हैं। मैम, मेल्स या फीमेल्स में से ज्यादा कैंसर का वेरिएंट किस में होता है? हर कैंसर का अपने अपने रिस्क है। जैसे हेड एंड नेक कैंसर्स मेजरली हम मेल्स में देखते हैं, उसकी सिंपल सिंपल सी वजह है कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल। जीआई कैंसर्स, अपर एरोडाइजेस्टिव कैंसर्स, लैरेंजियल फेरेंजियल कैंसर्स, ये सारों की वजह भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इटियोलॉजी सेम है, कॉजेज सेम है, तो मेल्स में ज्यादा नजर आता है। पर एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से कि अनफॉर्चुनेटली वी हैव फीमेल पेशेंट्स जिनको हमने ओरल कैंसर्स के लिए ट्रीट किया है, और मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूंगी कि सिर्फ अल्कोहल और टोबैको ही नहीं है ओरल कैंसर्स का। एक छोटा सा परसेंटेज 2% 5% पेशेंट्स हैं फीमेल्स, और उनकी वजह क्या है? दांतों का शार्प होना, प्रेजेंस ऑफ शार्प टीथ। जो दांतों के कस्प्स होते हैं, अगर वो शार्प हैं और वो बार बार आपके गाल में इंजरी कर रहे हैं, कंटिन्यूस इंजरी है, या आपकी ब्रशिंग हैबिट्स ऐसे है कि बार बार ब्रश जाके दांत में लगता है, गाल में लगता है या जीभ में लगता है, कोई ऐसा छाला है जो ठीक नहीं हो रहा। हमारी बहुत सारी कम्युनिटी में लोग मैम वेजिटेरियन है, उनका नॉनवेज कंजम्पशन नहीं है, उसकी वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसीज का होना, वो एक वजह भी है कैंसर बनने का। कोई भी ऐसा अल्सर जो ठीक नहीं हो रहा है फॉर 3 वीक्स, वो तब्दील हो जाएगा कैंसर में अगर कंटिन्यूसली उसको ट्रॉमा हो रहा है या इंसल्ट हो रही है। जस्ट लाइक माउथ अल्सर्स अगर हैं तो वो कोई भी माउथ अल्सर मैम, स्ट्रेस अल्सर है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, आइडियली वो रूटीनली होता है ना हमें, आइडियली वो 2 to 3 वीक्स में या लेस देन दैट हील हो जाता है। आप कोई ऑइंटमेंट लगाएं, नहीं भी लगाएं तो सेल्फ हीलिंग है। बट कोई भी ऐसा छाला, कोई भी ऐसा अल्सर जो हील नहीं हो रहा है, विच इज परसिस्टेंट फॉर ओवर 3 वीक्स, वो आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है कि दिस इज व्हेन आई शुड गो एंड कंसल्ट माय ऑन्कोलॉजिस्ट और अ फिजिशियन, ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम उनके साथ एड्रेस करूं, और एक अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो हम इमिडिएटली उसको एड्रेस करें, हम उसको बढ़ने का मौका ना दें। अब मैम, ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स में एक बहुत ज्यादा जो हमें देखने को मिल रहा है, इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, और के प्रिकॉशंस के लिए हम स्टार्टिंग से, या कोई ऐसे सिम्टम्स जो हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाए तो हम इसको मेरी ब्रेस्ट कैंसर पे कुछ डिस्कशन से पहले मैं आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, शायद आपको अच्छा भी नहीं लगे मैम, बट मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे लेवल पे अगर एग्जिस्ट करेगी ना तो हम और लोगों को मदद नहीं कर सकेंगे। तो मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या आपको सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के बारे में पता है? नहीं पता है ना? सो मेजॉरिटी फीमेल्स, हमारी हेल्थ की जिम्मेवारी हमारी है, हम किसी और को या किसी डॉक्टर को या किसी प्रैक्टिशनर को इसकी जिम्मेवारी नहीं दे सकते। आपको, मेरे को, हमारी मदर्स को, हमारी सिस्टर्स को, बच्चों को सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के बारे में पता होना जरूरी है। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट फीमेल्स नो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारे पीरियड्स खत्म होने के हफ्ते के बाद एवरी मंथ एवरी फीमेल हैज टू डू सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। उसके कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। हम पूरा दिन यूट्यूब में और मोबाइल में हजारों चीजें देखते हैं टू गेन इन्फॉर्मेशन। सिंपली आपको गूगल करना है सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, एक चार्ट आ जाएगा जिसमें आपको स्टेप्स बताएंगे, नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के हफ्ते के बाद अपने हाथों से सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के स्टेप्स करने हैं। मैं चाहूंगी एवरीबडी शुड रीड अबाउट इट, इंक्लूडिंग यू मैम, एवरीबडी इन योर फैमिली। ये हमारा पहला स्टेप है इन अंडरस्टैंडिंग कि हमारी बॉडी की जिम्मेवारी हमारी है। कोई भी ऐसा लंप, एंड स्पेशली पेनलेस लंप, अगर अब सोसाइटी में कॉमन परसेप्शन क्या है मैम, किसी जगह पे पेन हो रहा है, गठान में दर्द है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी गठान में दर्द नहीं हो रहा है तो हम लापरवाही करते हैं, हम उसके बारे में ध्यान भी नहीं देते हैं, विच इज अ बिगर प्रॉब्लम। यही है मेजर प्रॉब्लम। ब्रेस्ट में होने वाले पेनफुल लम्प्स बहुत बार इन्फेक्शन की वजह से या छाती में दूध बनने की जब एक फीमेल विल रीच दैट स्टेज, जब वो प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ती हैं या एक सर्टेन एज में आ जाती है जहाँ पे छाती अपने आप को तैयार करती है दूध बनाने के लिए, या कोई और इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन से अगर कोई गठान बनती है तो यूजुअली वो दर्द करती है। बट अगर कोई ऐसी गठान है जो 2-3 हफ्ते के बियॉन्ड परसिस्ट कर रही है, ठीक नहीं हो रही है और उसमें दर्द नहीं है, पेनलेस लम्प्स, मैम वो है जो खतरनाक हो सकती है। उनके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब सेल्फ स्क्रीनिंग से आप हर महीने चेक कर सकते हैं कि ऐसी कोई गठान तो नहीं है।
कोई ऐसी गठान जो फिक्स्ड है, हिलती नहीं है। बहुत सारे फीमेल ब्रेस्ट में छोटे छोटे महसूस होंगी गठाने जो मूवेबल है, जो एक जगह से दूसरी जगह दिखती हैं। वी आर यूजली नॉट वरिड अबाउट दोज। बट अगर कोई फिक्स्ड पेनलेस गठान या लंप है तो उसके लिए आपको टाइमली डॉक्टर के पास जाना है। कोई ऐसा डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग पानी निकल रहा है, या डिस्चार्ज है, या कुछ इन्फेक्शन है जो रेकरेंट है, बार बार हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, निपल डिस्चार्ज है, तो आपको ये सारी चीजों के लिए डॉक्टर्स के पास जाना है। 50 साल से बड़ी जो औरतें हैं, जो बियॉन्ड 50 ईयर्स है, आपकी मदर है, मदर इन लॉज हैं, उनकी सालाना मैमोग्राम होना जरूरी है। हर साल एक मैमोग्राम ब्रेस्ट के लिए होना जरूरी है। अब ये जानकारी जब तक हम लोगों में पहुंचाएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या टेस्ट करा। एग्जैक्टली, क्योंकि इवन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हमें ये करना चाहिए। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन मैम। हमारे थ्रू ना, मैं सिर्फ आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आप यू आर दैट पर्सन हु विल एम्पलीफाई द मैसेज दैट आई एम गिविंग यू। आपके थ्रू आई एम होपिंग आई रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियंस। लोग अगर इस बात को सुन रहे हैं तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि एक उम्र के बाद औरतों में कुछ टेस्ट मैंडेटरी सालाना कराने ही कराने हैं। छोटी बच्चियों के लिए सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। हमें ये इनिशिएटिव लेना होगा कि हमें अपनी छोटी सिस्टर्स को, या हमें आवर डॉटर्स हैव टू लर्न कि ये करना इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे करना है। मैं आई वुड लाइक टू टेक अप दिस इनिशिएटिव मैम। आपके थ्रू, आपके ऑफिस के थ्रू हम कुछ पैम्फलेट्स, इंफॉर्मेशन पैम्फलेट्स आपको दे देंगे जिनको आप रिलीज कर सकते हैं, ताकि हम सेल्फ ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के पूरे स्टेप्स भी सिखा सके लोगों को। मैम, सर्विक्स कैंसर जो है ये सुनने में आया है, और इसकी प्रिकॉशंस क्या है, इसको डिटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, और मेनली ये वायरस से हो सकता है। सो सर्वाइकल कैंसर औरतों में होने वाला एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर होता किस वजह से है? एक वायरस की वजह से, जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस। हम अभी अभी रिसेंटली एक पैंडेमिक से बाहर आए हैं, हम सब ने कोरोना वायरस का नाम सुना है, कोविड में। हम लोगों को ये भी समझ में आया कि वायरसेस बीमारियां कैसे कॉज करती हैं। सिमिलरली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस है जो एक फीमेल में होगा, करेगा सर्वाइकल कैंसर, और ये वायरस एक फीमेल को मिलेगा कैसे? अपने मेल पार्टनर से, शादी के बाद। अब इससे बचा कैसे जाए? बहुत सक्सेसफुली मैम दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीनेशंस आ गई हैं। आज नहीं आई है, आज से बहुत साल पहले। amongst various nations, I think Australia is soon going to be one of the first countries जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर को completely eradicate किया जाएगा। मैम हम recently जब बात करते हैं, हमें पता है कि स्मॉल पॉक्स हैज completely been eradicated। वो क्यों हो पाया मैम? क्योंकि एक जनरेशन के बड़े लोगों ने, the doctors of that time और people who took up this initiative, वो सीनियर जनरेशन ने डिसाइड किया कि अगर एक बीमारी को इरेडिकेट करना है तो मास वैक्सीनेशंस करनी पड़ेंगी। सबको वैक्सीन लगने की वजह से आज हम स्मॉल पॉक्स का नाम नहीं सुनते हैं। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया ये अचीव कर पा रहा है सर्वाइकल कैंसर के लिए। हम अभी इस रेस में बहुत पीछे हैं। इंडिया अनफॉर्चुनेटली सर्वाइकल कैंसर के नंबर्स में बिल्कुल सबसे ऊपर है, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हम ऊपर होना नहीं चाहते। वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स इन द कंट्री। उसकी वजह बहुत कॉमन है, लैक ऑफ अवेयरनेस। औरतों को पता नहीं है उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और बहुत सारे ऐसी वजह है। मैम 9 से 12 साल की बच्चियों में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन होना मैंडेटरी है। अभी हम सब तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि इंडिया में इंटरनेशनल वैक्सीन जो आती थी गार्डासिल, वो कंपैरेटिवली थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी, थोड़ी महंगी थी। बट रिसेंटली सर्वावैक के नाम से इंडियन वैक्सीन भी लॉन्च हो गई है जो कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव है, अभी हमारे यहाँ पे स्टार्टअप हो चुका अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। सो 9 से 12 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगना इम्पोर्टेंट है। उसके और वो 2 डोजेस लगती हैं, और सारी अनमैरिड फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगना इम्पोर्टेंट है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी घर की बच्ची जिसकी शादी होने वाली है, बाकी तैयारियों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट एक तैयारी ये भी है कि क्या हमने उसको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन दिलवा दी है। अनमैरिड फीमेल हु इज बियॉन्ड 12 ईयर्स, जो 12 साल से ऊपर है बच्ची, उसको 3 डोजेस लगेंगे। 9 से 12 साल में आइडियली लगना चाहिए
2 डोजेस, और उससे बड़ी जो अनमैरिड फीमेल है उसको 3 डोजेस लगेंगे। और साथ ही साथ मैम अभी क्योंकि लिमिटेड नंबर है वैक्सीन्स का, तो ये मैंडेटरी नहीं हो पाई है। जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वैक्सीन ले रही है, आप परचेज करके खुद से लगा रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। बट साथ ही साथ लड़कों को वैक्सीन लगानी है, सेम एज ग्रुप, बच्चे छोटे 9 to 15 ईयर्स, क्योंकि मेजरली आगे चल के वायरस कैरियर्स कौन है? लड़के। फीमेल्स इन्फेक्ट किससे होंगी? मेल पार्टनर से। तो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि मेल बच्चों को भी, लड़कों को भी ये वैक्सीन लगे। बट पहले क्योंकि कंट्री में फीमेल्स को कवर करने का एक मुहिम चलेगा, जब सारी फीमेल्स कवर हो जाएंगी उसके बाद लड़कों तक ये रेजिमेन पहुंचेगा। बट अगर आप चाहें एंड इफ यू कैन पे, आप अपने पीडियाट्रिशियन या रीच आउट टू आवर टीम, हमारे ऑन्कोलॉजी ग्रुप में जो डॉक्टर्स हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन से मेल्स को भी लगा सकते हैं। अदरवाइज गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से फीमेल्स को तो फ्रीली अवेलेबल है मैम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड एट द सेम टाइम ऑल मैरिड फीमेल्स, अब अनमैरिड सेक्शन में तो हमने प्रिकॉशन ले लिया, वैक्सीनेशन दे दी, एंड देन दे हैव टू अंडरस्टैंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की इम्पोर्टेंस क्या है, मेंटेनिंग अ गुड हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अच्छा रखने की इम्पोर्टेंस क्या है। And married females routinely they have to undergo examinations by their gynecologist मैम। हर मैरिड फीमेल अपने डिलीवरी के टाइम पे थ्रू आउट एक लंबे समय के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एसोसिएटेड रहती हैं। उस टाइम पे ये डिस्कशंस होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ नहीं हो रही है तो आप इनिशिएट करिए ये कॉन्वर्जेशंस, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिए कि सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कुछ टेस्ट्स हैं मैम, HPV DNA टेस्ट्स हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजीज हैं, जो एक मैरिड फीमेल को रूटीनली कराना चाहिए वंस इन एवरी फ्यू ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स। जैसे कोविड के टाइम पे एक स्वॉब से ब्रश करके लिया जाता था सैंपल, वैसे ही HPV DNA लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होता है मैम, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपका स्मीयर कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं टू फाइंड आउट कि आप एट रिस्क तो नहीं है किसी इन्फेक्शन के। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके सर्वाइकल रीजन से जो स्मीयर लिया गया, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन नजर आती है तो मैम वो इन्फेक्शन, ये वायरस 15 साल लेगा कैंसर में तब्दील होने में। तो हम टाइमली उसको डायग्नोस करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। हमें 15 साल वेट नहीं करना है एक इन्फेक्शन को वहां पे ग्रो करके इन्फेक्ट करके कैंसर में बदलने के लिए। तो टाइमली एवरी ईयर, एवरी 3 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स अपने गायनिक के साथ ये स्क्रीनिंग करना इम्पोर्टेंट है। मैम लास्ट में 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक तो पहले भी आपने डिस्कस किया कि एक बार फिर से मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है अब वो इकोनॉमिकल हो चुका है, इसके लिए डिटेल्स हमें थोड़ी सी बता दीजिए, और प्रिकॉशंस, अवेयरनेस जाते जाते मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से दर्शकों के इस बारे में रोशनी डाल। मैं आई वुड लाइक टू कीप इट वेरी सिंपल। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, चाहे वो एक छोटा सा अल्सर है, कोई गठान है, कोई लंप है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ या इन्फेक्शन है, या आपका वजन कम हो रहा है, आप पहले तो आप खुश होते रहेंगे कि चलो सडनली मेरा वेट लॉस हो रहा है, बट अगर कांस्टेंट वेट लॉस है, भूख का ना लगना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो 3 हफ्ते के बियॉन्ड परसिस्ट करती है, यूजुअली आपको वायरल होता है, बुखार होता है, वो इमिडिएटली हफ्ता 2 हफ्ता लेके ठीक हो जाता है। हर प्रॉब्लम, ऊपर वाले ने शरीर को इस तरीके से बनाया है, एक बहुत ही कामयाब तरीका है हमारे शरीर का सेल्फ हीलिंग का। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स अपने आप को हील कर लेता है। एनी प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट्स बियॉन्ड 2 वीक्स या 3 to 4 वीक्स, वो आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है कि मुझे अब घर पे नहीं बैठना है, मेरे को इसके साथ सेल्फ खुद से अपना इलाज करने की कोशिश नहीं करनी है, मेरे को जाके किसी डॉक्टर को मिलना है। हमारे शहर में आज की डेट में इफ यू वांट टू रीच आउट टू अस, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम को कि वो दे कैन गिव आउट आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अदरवाइज हमारे पास ऑन्कोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, पीपल हु आर डूइंग रियली ग्रेट जॉब इन द सिटी, यू कैन रीच आउट टू एनीबडी। आप उनके साथ हर बार एक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने लिए कोई प्रॉब्लम इनवाइट कर रहे हैं। आप सिंपली एक डिस्कशन या काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। आपका कैंसर का डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपसे ज्यादा खुशी आपके कैंसर स्पेशलिस्ट को होगी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, बट एक डिस्कशन, काउंसलिंग डज नॉट हार्म। सो कोई भी प्रॉब्लम जो बियॉन्ड 3 वीक्स परसिस्ट कर रही है,
प्लीज you should get up, go meet a consultant, meet a specialist जो आपको इस बारे में और जानकारी दे सके, जो आपके सारे रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस करा सके. गॉड फॉरबिड अगर बीमारी आती है तो हम उसको टाइमली ट्रीट कर सकेंगे, और अगर बीमारी नहीं आती है तो आप भी घर खुशी खुशी जा सकते हैं, एंड वील बी मोर हैप्पी दैट ऑल थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ. मैम आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी, और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में हम आपको फिर से एक बार इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर से इनवाइट करें. मिलते हैं अपने नए अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद.